इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आपको अवेयर कर सकूं, हर उन स्टेप्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बता सकूं जहां पे गलतियां हो जाती हैं। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, माइनर मिस्टेक्स होता है, फॉल्ट्स होता है, जिसके वजह से रेबीज मैनिफेस्ट कर जाता है कई बार। अभी भी क्वेश्चंस आप देखो सोशल मीडिया पे यही पूछा जा रहा है कि सृष्टि शिंदे 3 फरवरी को उनके साथ डॉग बाइट का हादसा हुआ, पैर में कुत्ते ने काटा, स्ट्रीट डॉग था वो। उसके बाद उन्होंने जाके 5 ARV टाइम टू टाइम लगवाया। 8 मार्च को उनका 5th ARV कंप्लीट हुआ है, प्लस उनको एंटी रेबीज सीरम भी लगाया गया था स्टार्टिंग में। उसके बावजूद 10 तारीख 11 तारीख को उन्होंने सिम्टम्स मैनिफेस्ट किया रेबीज का, एंड 13 मार्च को वेंटिलेटर पे जाने के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका। एज यूजुअल अगर रेबीज मैनिफेस्ट कर गया है तो फिर बचाया नहीं जा सकता। ये मैं आपको आज नहीं कई सालों से बताते आ रहा हूं। तो आज इस वीडियो को बनाने का बस एक ही मुद्दा है, एक ही मकसद है कि मैं आपको डिटेल से बता सकूं हर एक स्टेप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहली गलती जो होती है वो होती है उंड मैनेजमेंट के केस में। जहां पे बाइट हुआ है हम लोग कई बार इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उंड मैनेजमेंट के लिए जो पहला स्टेप है दैट इज सोप एंड वाटर वॉश आपको करना होता है, एंड 15 मिनट के लिए वॉश करना होता है। जनरली गलती कहां होती है, हम लोग इसमें जस्ट पानी ऐसे छिड़क देते हैं या साबुन को अपने हाथ में इस तरीके से लेके हल्का से यहां पे लगा लेते हैं, छोड़ देते हैं। इस तरीके से बात नहीं बनेगी। यहां पे ये गलती हो जाती है। करना क्या है, एग्जैक्ट स्टेप्स क्या है? स्टेप्स ये है कि आप रनिंग वाटर लो 15 मिनट्स तक। सपोज टैप आपने खोल दिया, यहां आप हाथ को ऐसे रखो, टैप खुला हुआ है, साबुन आप लो, एंड साबुन को धीरे 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 यहां पे ऐसे रगड़ते रहो, वॉश करते रहो कंटिन्यूअस 15 मिनट तक। ये होते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि पानी लिया हमने एंड इस तरीके से फेंक दिया, हो गया, या छोटे से ग्लास में या किसी मग में पानी हमने लिया एंड इस तरीके से डाल दिया, थोड़ा सा साबुन इसके ऊपर लगा दिया। ऐसा नहीं, 15 मिनट तक कंटिन्यूअस ये सोप वाटर वॉश चलता रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, यहां पे दूसरी जो मिस्टेक हो जाती है वो होती है हम लोग उंड को कवर कर देते हैं। क्या करते हैं, कुछ एंटीसेप्टिक ले लेते हैं मार्केट से, कुछ क्रीम, कुछ लोशन ऐसा ले लेते हैं, एंटीसेप्टिक यहां पे लगा लेते हैं, इसको रुई से ढक देते हैं या इस पर बैंडेज लगा देते हैं, इस पर हैंडी प्लास्ट आता है वो हम लोग यहां पे लगा देते हैं, इसको कवर कर देते हैं। तो हमें कभी भी इस उंड को, जहां पे डॉग बाइट हुआ है, इस उंड को कवर नहीं करना है, बिल्कुल ओपन छोड़ देना होता है इसे। तीसरा पॉइंट, यहीं पे कुछ लोग यहां पे स्टिच कर देते हैं। देखते हैं कि उंड थोड़ा गहरा है, बड़ा है, स्किन फट गया है, तो क्या करते हैं, दोनों स्किन को आपस में लगा के इस तरीके से स्टिच कर देते हैं। तो हमें कभी भी इस डॉग बाइट के केसेस में स्टिच नहीं करना है। ये थी पहले स्टेप की गलतियां। जो मेजर गलती होती है वो गलती भी मैं डिस्कस करूंगा एंड एंड में आऊंगा इस वीडियो के, आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो जो गलती है उस गलती को अगर आपने करेक्ट कर लिया तो रेबीज आगे कभी नहीं होगा। बात करते हैं अभी हम लोग सेकंड स्टेप में, देखते हैं। सेकंड स्टेप होता है कोल्ड चेन रिलेटेड। आप अगर देखो, आपका जो एंटी रेबीज वैक्सीन है उस वैक्सीन के लिए प्रॉपर स्ट्रिक्ट कोल्ड चेन मेंटेन होना जरूरी है। यहां पे इंडिया में अगर आप देखो तो एंटी रेबीज वैक्सीन किल्ड वैक्सीन के रूप में मिलता है, लायोफिलाइज्ड मिलता है, मतलब कि फ्रीज ड्राइड मिलता है। ये एक पाउडर की तरह आपको मिलेगा वायल के अंदर, एंड साथ में एक डाइल्यूएंट आपको दिया हुआ रहेगा। तो आपका जो स्टोरेज होना चाहिए इस वायल का, ये होना चाहिए 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो आपको ये रेगुलरली कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर 2 डिग्रीज टू 8 डिग्रीज के बीच में मेंटेन करना होता है। हालांकि ये फ्रीज ड्राइड होता है, तो फ्रीज ड्राइड होने की वजह से आप चाहो तो इसको फ्रीजर कंपार्टमेंट में भी कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ये खराब नहीं होगा। लेकिन अगर ये टेम्परेचर 2 to 8 मेंटेन नहीं होता है, 8 से ऊपर चला जाता है, तो इसकी पोटेंसी फिर कम हो जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर एक बार इस वायल को आपने रिकंस्टिट्यूट कर दिया डाइल्यूएंट डालकर, तो ये वायल मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स में यूज हो जाना चाहिए। लिटरेचर वाइज 6 to 8 आवर्स है, लेकिन मैक्सिमली अगर मैं आपको बताऊं तो 6 घंटे। 6 घंटे के बाद अगर आपने इसको यूज किया है तो ये फिर इनइफेक्टिव होने जा रहा है आपके लिए। तो गलती यहां भी हो जाती है कई बार, वायल को रिकंस्टिट्यूट कर दिया गया एंड रिकंस्टिट्यूट करने के बाद इसको 6 घंटे या 8 घंटे के बाद फिर से इसी वायल में से निकाला गया एंड इसको यूज कर लिया गया। ये बिल्कुल वेस्ट होने जा रहा है। तो यहां टेम्परेचर मेंटेनेंस यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरा कितने देर तक इसे रखा जाए आउटसाइड, बाहर के टेम्परेचर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट पार्ट है
एंटी रेबीज वैक्सीन, इसके लिए भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। एंटी रेबीज वैक्सीन में 3 पार्ट पे गलतियां होती हैं, डोज को लेके, शेड्यूल को लेके एंड रूट को लेके। तो सबसे पहला आते हैं डोज को देखते हैं। डोज में क्या है, आप देखो इंडिया के अंदर 2 रेजिमेंट को फॉलो किया जाता है, या तो इंट्रामस्कुलर फॉलो किया जाएगा या इंट्राडर्मल फॉलो किया जाएगा। इंट्रामस्कुलर का मतलब है कि मसल्स में दिया जा रहा है वैक्सीन को, एंड इंट्राडर्मल का मतलब है कि वो जो स्किन लेयर्स है, स्किन लेयर के बीच में आपको दिया जा रहा है वैक्सीन को डोजेस वाइज। अगर इंट्रामस्कुलर की बात करें तो जो पूरा वायल आता है, ये फुल वायल आपको एक डोज कंस्टिट्यूट करता है, पूरा वायल आपको देना है। या तो ये 0.5 ml के वायल में आएगा, या तो ये 1 ml के वायल में आएगा, या तो ये प्यूरिफाइड चिकम्ब्रियो हो या फिर वेरोसेल हो, जो सा भी ब्रांड है या जो सा भी इसका कंस्टिट्यूएंट है, होना या 0.5 ml है या 1 ml है, तो आपको देना है कंप्लीट। ऐसा ना हो कि आपने 1 ml का वायल लिया है एंड मात्र 0.5 ml इसमें से लगा दिया है। अब लगाने में भी कई बार कमेंट्स में भी मुझे देखने को मिला है, कुछ लोगों का कहना है कि 1 ml का वायल लिया जाता है एंड 0.5 निकालकर यहां लगा दिया जाता है, 0.5 निकालकर यहां लगा दिया जाता है। माना ठीक है, 0.5 यहां आप लगा दो, दोनों बाजू में 1 ml ये होगा, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर इफेक्ट चाहिए इस वैक्सीन का, तो पूरा 1 ml कंप्लीट वायल आपको एक जगह पे ही लगाना होता है। आप इसको आधा आधा डिवाइड कर कर नहीं लगा सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर इंट्राडर्मल की बात करें तो वहां पे डोज होता है 0.1 ml। अब ये 0.1 ml आप अगर वेरोसेल लो या चिकम्ब्रियो लो, ब्रांड चाहे जो सा भी लो, चाहे वो 0.5 वाले वायल में आए या वो 1 वाले वायल में आए, आपको दोनों को रिकंस्टिट्यूट करके लेना है 0.1 ml एंड 2 अलग अलग सिरिंज लेनी है, या तो इंसुलिन सिरिंज जो 1 ml की आती है, या तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज वो भी 1 ml की आती है, एंड दोनों बाजू में लगाना होता है। या तो शोल्डर पे लगा लो आप, या सुप्रा स्कैपुलर रीजन पे लगा लो आप, या नहीं तो नीचे थाइज में आप लगा लो। तो दोनों साइड आपको इंट्राडर्मल 0.1 ml लगाना होता है। ऐसा ना हो कि एक ही साइड पे आपने 0.2 ml लगा के छुट्टी कर दी, जी नहीं, यहां भी 0.1 ml लगेगा और यहां भी 0.1 ml लगेगा। तो इस डोज को इंपॉर्टेंटली समझ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्राडर्मल। सेकंड आते हैं शेड्यूल पे। शेड्यूल पे बहुत सारा कंफ्यूजन है यहां पे। इंट्राडर्मल हो या इंट्रामस्कुलर हो, लोग 0, 3, 7 3 डोज लगाकर छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि हमारा डोज तो कंप्लीट हो गया, हम फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं अगेंस्ट रेबीज। लेकिन ऐसा नहीं है, जरा समझें इस बात को। अगर आपने इंट्रामस्कुलरली लगवाया है तो यहां पे आपको कुल मिला के 5 डोज लगना चाहिए एज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, डे 0, डे 3, डे 7, डे 14 एंड डे 28। अगर जिस डॉग ने आपको काटा है वो 10 डेज के अंदर मर गया तो ये 5 डोज कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आपने नहीं लगाया तो इनकंप्लीट कहलाएगा, इनकंप्लीट रह जाएगा, फ्यूचर में रेबीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर यही डॉग 10 दिन से ज्यादा जिंदा रह जाता है तो यहां पे आप केवल डे 14 स्किप कर सकते हो, आपको फिर भी 0, 3, 7 एंड 28 लगाना होता है। डे 14 स्किप कर लेने से आपका ये जो पोस्ट एक्सपोजर वाला चल रहा था शेड्यूल, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में, एंड ये प्री एक्सपोजर में कन्वर्ट होते ही ये भी आपको एक लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक आपके बॉडी में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बनाकर ही जाएगा। तो ये शेड्यूल कभी भी कंफ्यूज ना हो। यहीं आते हैं इंट्राडर्मल की अगर बात करें तो इंट्राडर्मल में कंप्लीट डोज 4 का होता है, 0, 3, 7 एंड 28। इंट्राडर्मल में डॉग चाहे जिंदा है या मर गया, डजंट मैटर, 10 दिन के पहले चला जाए, 10 दिन के बाद चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये 4 डोज लेना ही है। 0, 3, 7 एंड 28। आपको 7 पे आके रुक नहीं जाना है, जो कि मैं कई बार कमेंट बॉक्स में देखा है हमने कि लोग बोलते हैं कि हमने 0, 3, 7 कंप्लीट डोज ले लिया इंट्राडर्मल का, उनको लगता है कि वो तो कंप्लीटली सेफ हो गए हैं। लेकिन यहां पे आपने अगर 4 डोज लिया है एंड डॉग अगर फिर भी हेल्दी है, जिंदा है, तो क्या होगा, ये 4 डोज लेने से फिर से आपका पोस्ट एक्सपोजर कन्वर्ट हो जाएगा प्री एक्सपोजर में, जो आपको लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो शेड्यूल को लेके जो कंफ्यूजन था वो मैं यहां आपको बिल्कुल क्लियरली आज मेंशन कर दिया हूं कि आपको क्या करना है डॉग बाइट के केस में। इंट्रामस्कुलर आप ले रहे हो तो, इंट्राडर्मल आप ले रहे हो तो। वहीं आते हैं तीसरा जो रूट है।
पर्टेनिंग टू रूट, खासकर मैं इंट्राडर्मल की बात कर रहा हूं क्योंकि इंट्रामस्कुलर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, फुल वायल आप लें एंड इंट्रामस्कुलरली डाल दें, ठीक। लेकिन इंट्राडर्मल में एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। एक तो पहले आपको सिरिंज वो देखना होगा, एंड अगर आप देखो अच्छे से इंसुलिन सिरिंज को या ट्यूबरकुलिन सिरिंज को, तो 0.1 ml मीन्स 4 यूनिट्स, केवल 4 यूनिट आपको जाना होता है इंट्राडर्मली। एंड ये 4 यूनिट को जब आप प्लेस करते हो इंट्राडर्मल रीजन में, तो वहां पे एक ब्लेब बनना चाहिए छोटा सा, एंड वो ब्लेब फिर धीरे 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 वो फ्लैट हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, अगर किसी एक्सपर्ट ने आपको वैक्सीन नहीं दिया है तो ये इंट्राडर्मली ना जाके ये सब क्यूटेनियस स्पेस में चला जाता है, एंड सब क्यूटेनियस स्पेस में जाते ही ये वैक्सीन फिर इनफेक्टिव हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो आपको 4 यूनिट्स लेना है, कई बार एयर को निकालते वक्त, मैं आपको बिल्कुल बारीक में समझा रहा हूं, जो माइनर गलतियां होती है मैं वहां समझा रहा हूं। एयर को निकालते वक्त कुछ 1 यूनिट या 2 यूनिट ऑलरेडी बाहर की ओर निकल जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, तो रह गया आपके पास ओनली 2 यूनिट्स या मैक्सिमम 3 यूनिट्स। ये 2 या 3 यूनिट अगर आप डालते हो तो फिर से ये इनइफेक्टिव कहलाएगा ये डोज। तो यहां पे आपको एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। एक्सपर्ट हैंड्स, स्किल्ड हैंड्स ने अगर आपको वैक्सीनेट किया है तो आप मानकर चलें आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। एंड एक बार मैं आपको फिर से बोल दूं, कई बार कमेंट्स में मेरे पास ये क्वेश्चन आया है कि हमें डर है, हमने देखा नहीं उसमें ब्लेब बना है या नहीं बना है, हमें ये डर है कि क्या पूरा डोज अंदर गया था या नहीं गया था। तो मैं वहां हाथ जोड़ के आप लोगों को बोल रहा हूं कि प्लीज अपने हेल्थ केयर जो भी प्रोफेशनल हैं उन पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट करें, उन पे आप फेथ करें। जो कोई भी आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एंड जो कोई भी आपको इंजेक्ट कर रहे हैं, काइंडली उनमें पूरा फेथ रखें। वो गलत आपके साथ कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो हमेशा ट्रेंड स्टाफ से ही ये सब वैक्सीनेशन किया जाता है, दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज मेडिकेशन। कई बार क्या होता है, कुछ लोग स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं, खासकर इन द डोज ऑफ 2 mg पर kg लंबे समय तक, 14 डेज तक। एंड जब ये स्टेरॉइड लेते होते हैं, स्टेरॉइड पे अगर आप वैक्सीनेट करते हो, खासकर ये एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, तो आप देखो इसकी जो इफेक्टिविटी होती है वो कंप्लीट आपको नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट थोड़ा सा लो मिलेगा। तो इसलिए कभी भी आप जाएं अगर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के लिए, तो हिस्ट्री में अपनी ड्रग हिस्ट्री जरूर बताएं। स्टेरॉइड के अलावे कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी होते हैं, कुछ केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स भी होते हैं, अगर वो भी लिया जा रहा है तो वो आप जरूर बताएं, क्योंकि उस समय प्रोटोकॉल में थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत होती है, ताकि आपको वैक्सीन पहले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी आज के डेट में, वो आपको अच्छे से लगाया जा सके। इसी तरीके से वो लोग जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो है, अब लो इम्यूनिटी किनकी है किनकी नहीं है, इसके लिए मैंने एक वीडियो नया डाला है, वो आप कमिंग डेज में आप देख सकते हो कि इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स में क्या करना होता है, क्या प्रोटोकॉल है। यहां बस मैं एक लाइन आपको बता दूं, अगर इम्यूनोसप्रेस्ड कंडीशन है, इम्यूनिटी लो है, तो काइंडली अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जरूर बताएं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ताकि वो आपको रिवाइज कर एंटी रेबीज वैक्सीन बता दें। अब बात करते हैं अपने लास्ट प्रॉब्लम की, जहां पे गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं एंड मैक्सिमम मेजॉरिटी केसेस इसी गलती की वजह से देखी जाती है। HRIG, जी यही ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, मैक्सिमम केसेस में आप देखो यहीं पे इर्रेगुलरिटीज आपको देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तक क्लियर कट इंडिकेशन बहुत लोगों को नहीं मालूम है, जनरल पॉपुलेशन में तो अवेयरनेस ही नहीं है इसकी। तो मैं अब आपको बता दूं, आज यहां पे इस छोटे से थोड़ा सा सेगमेंट आप और देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि HRIG से रिलेटेड क्या क्या गलतियां होती हैं। पहली गलती, HRIG को जिस दिन आपने ARV लिया है, सेम डे आपको लगवा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, इसमें डिले हो जाता है, 2 दिन का डिले, 4 दिन का डिले, 7 डेज का डिले होता है। माना मैंने, WHO ने ये लिख रखा है कि मैक्सिमली आप 7 डेज के अंदर लगा सकते हो HRIG को, अगर आपने ARV शुरू कर दिया है तो, एंड एट द टाइम ऑफ ARV HRIG अवेलेबल नहीं था तो। लेकिन आप इस बात को समझें, आप जैसे जैसे डिले करते जाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वैसे वैसे इफेक्ट आपको कम ही मिलेगा। अगर आपको कंप्लीट इफेक्ट चाहिए, 100% प्रोटेक्शन चाहिए, तो HRIG को सेम डे लगाएं जिस दिन ARV लग रहा है।
HRIG को कभी भी जब 2 डोज ऑफ ARV लग गया है तो कभी ना लगाएं। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, कुछ कमेंट्स में ये भी आ रखा था कि तीसरे डोज में मेरे को HRIG लगवाया गया है, दैट इज ऑन 7th डे। कुछ लोगों ने कहा है कि 4th डोज में, दैट इज डे 14 वाले डे में हमें HRIG लगवाया गया है। तो दैट इज वेरी मैं क्या बताऊं आपको, इनकरेक्ट है ये। HRIG कभी भी 2 डोज अगर ARV का लग गया है तो ना लगवाएं। ये इरेगुलरिटी HRIG से रिलेटेड। तीसरी बात आप देखो, HRIG को कभी भी रिपीट नहीं लगाते हैं। अगर आपने लास्ट 5 इयर्स में कभी भी HRIG लगवा रखा है तो अब इस 5 साल के अंदर HRIG रिपीट नहीं करना है। कैटेगरी 3 का अगर बाइट है तो भी ठीक इसी तरीके से अगर आपने प्रीवियसली ARV लगवा रखा है, एंटी रेबीज वैक्सीन आपने फुल कोर्स ले रखा है, तो भी आपको अब HRIG नहीं लगेगा। यही बात आती है री एक्सपोजर के केसेस में। जहां भी री एक्सपोजर हुआ है, माना कैटेगरी 3 री एक्सपोजर हुआ है, तो भी आपको HRIG नहीं लगवाना है। वो जितना आपको फायदा नहीं देगा HRIG, उससे ज्यादा तो आपको नुकसान हो जाएगा इस HRIG से। तो जब कभी आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के लिए, तो उनको क्लियरली मेंशन करें कि क्या आपने पहले HRIG लगवाया है या नहीं, क्या आपने पहले ARV लगवाया है या नहीं। ARV लगवाया है तो क्या फुल डोज फुल कोर्स लिया है कि नहीं। आप बोलोगे कि हमने तो 0, 3, 7 फुल कोर्स ARV ले लिया है, अब तो हमें HRIG की जरूरत नहीं है। दैट इज रॉन्ग। अगर आपने पहले 0, 3, 7 लिया भी है तो ये इनकम्प्लीट ही कहलाएगा, ये कंप्लीट नहीं कहलाएगा। अब अगर डॉग बाइट हुआ है, कैटेगरी 3 हुआ है, तो आपको यहां पे HRIG लगवानी ही पड़ेगी। यहां पे आप HRIG छोड़ दोगे तो फिर यही प्रॉब्लम आएगी, बाद में फिर से रेबीज मैनिफेस्ट कर जाएगा ऐसे केसेस में। डोज ऑफ HRIG मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी मैक्सिमली एट द साइट ऑफ बाइट। सपोज यहां पे बाइट हुआ है तो यहीं पे आपको इन्फिल्ट्रेट किया जाएगा टोटल अमाउंट। कभी कभी क्या होता है कि छोटा सा कट रह जाता है तो वहां पे आप HRIG डाल देते हो, लेकिन कुछ वॉल्यूम बच जाता है HRIG का। अब ये जो वॉल्यूम बचा है उस वॉल्यूम को आपको इंट्रामस्कुलरली लगवाना होता है। गलती यहां पे फिर होती है, हमने तो यहां पे ARV लगवाया था और वहीं पे HRIG भी लगवा लिया। टोटली रॉन्ग। अगर हमने ARV यहां लगवाया है तो HRIG को दूसरे एनाटॉमिकल साइट पे लगवाएं, यहां पे लगवाएं। अगर आपने दोनों बाजू में इंट्राडर्मली ARV लगवा रखा है तो HRIG को थाइज में लगवा लें। थाइज में लगवाने से एक बात और आपको बता दूं, कभी भी ARV एंड HRIG को ग्लूटियल रीजन पे, बैक पे ना लगवाएं, ये बिल्कुल वेस्ट होने जा रहा है आपके लिए। ठीक इसी तरीके से आपने सुना है HRIG एक कंपोनेंट होता है एंड ARS अनदर कंपोनेंट होता है। ARS मींस एंटी रेबीज सीरम, जो यहां पे इन महिला को दिया गया था। एंटी रेबीज सीरम बनता है हॉर्स से, इक्वाइन होता है ये, और इसका डोज होता है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। एंड ध्यान रखें ये ARS लेस इफेक्टिव है देन HRIG। ARS इज एंटी रेबीज सीरम फ्रॉम हॉर्स, HRIG मीन्स ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। ये फार इफेक्टिव है देन ARS। तो जब कभी आपको चुनने का मौका मिला इन दोनों में तो HRIG को ही प्रेफरेंस दें, यही आपके लिए इफेक्टिव होगा इन द डोज ऑफ 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डोज। ये HRIG का आपने डोज देख लिया, अब HRIG का कैटेगरी देख लें। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये कैटेगरी 2 है या कैटेगरी 3 है। लोग बोलते हैं हमें तो माइनर सा स्क्रैच आया था, छोटा सा स्क्रैच आया था विदाउट ब्लड। ठीक है, अगर विदाउट ब्लड आया है तो दैट इज कैटेगरी 2। यहां पे आपको ARV की जरूरत है, HRIG नहीं लगेगा। केवल एंटी रेबीज वैक्सीन से काम हो जाएगा। लेकिन वो बाइट जहां पे स्क्रैच के साथ ब्लड भी नजर आ रहा है, जी हां सुने इस बात को ध्यान से, अगर ब्लड नजर आ रहा है, ब्लड निकला है, दैट इज गोइंग टू बी कैटेगरी 3, वो कैटेगरी 2 नहीं है। कई लोग ये बोल के निकल जाते हैं कि बहुत माइनर सा स्क्रैच है, छोटा सा तो थोड़ा सा तो ब्लड आया है, इसको हम लोग कैटेगरी 2 मान लेते हैं एंड केवल ARV लगवाकर आ जाते हैं वापस। नहीं, अगर ब्लड आया है तो कैटेगरी 3 है, HRIG लेना होगा आपको। और यही एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी गलती है। लोग कैटेगरी 3 को कैटेगरी 2 समझ के ARV लगवाते हैं, HRIG लगवाते नहीं है, बाद में फिर मैनिफेस्ट कर जाता है रेबीज। ठीक इसी तरीके से कभी अगर आपने देखा है डॉग को या कैट को जो रेबीड होते हैं, अगर उसने आईज में, नोज में या माउथ में कभी लिख कर दिया है, चाट लिया है, या कभी ब्रोकन स्किन है एंड वहां पे वो उसने चाट दिया है, तो ये जो कॉन्टामिनेशन है इट कम्स अंडर कैटेगरी 3।
अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसने तो आंख पे चाटा है, तो क्या आंखों में लगा लूं HRIG? नो, ये आंखों में चाटा है कैटेगरी 3, लेकिन HRIG लगेगा आपको इंट्रामस्कुलरली। ये गलती इनवेरिएबली होती है, हर जगह देखी जाती है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे इस वीडियो के माध्यम से कि कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 को डिफरेंशिएट करना सीखें। एंड जहां कैटेगरी 3 है, जहां ब्लड नजर आ रहा है या जहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन पे लिक्स हुआ है, वहां पे कभी भी ढिलाई ना करें एंड HRIG जाकर जरूर लगवाएं। तो ये कुछ बातें थी, कुछ इरेगुलरिटीज थी, कुछ माइनर मिस्टेक्स थी जो हो जाती हैं। इनका अगर ध्यान रखा जाए तो मानकर चलें इस रेबीज से कम इस रेबीज से छुटकारा जरूर मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।